हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी पहली बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है लेजिस्लेचर। लाइक अदर वीडियोस एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने आपको ये फ्लो चार्ट लगा के दिया है, ठीक है। फ्लो चार्ट से पहले समझते हैं, हम पिछले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर से मतलब है हमारा लॉ मेकिंग से। लेजिस्लेचर से किससे मतलब है बच्चे? हमारा लॉ मेकिंग से, यानी वो ऑर्गन गवर्नमेंट का जो लॉ मेकिंग के अंदर एंगेज होता है, ठीक है। अब यूनियन लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हमारा एक तरफ प्रेसिडेंट आ जाता है, देन देयर इज योर राज्यसभा एंड देन देयर इज योर लोकसभा, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेट में भी अवेलेबल है, बट पहले हम यूनियन को समझते हैं, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं तो इसको L4 लोकसभा, L4 लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कैसे? डायरेक्टली इलेक्टेड, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 552 इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं। 530 हमारे स्टेट्स के थ्रू डिफरेंट अलग अलग असेंबलीज से इलेक्ट होकर के आ रहे होते हैं। 20 हमारे यूनियन टेरिटरीज के थ्रू होते हैं एंड 2 हमारे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टेन्योर की अगर हम बात करते हैं 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। कैसे? डायरेक्टली हम इनको इलेक्ट करते हैं वोट डाल के, जैसे अभी जस्ट हमने लोकसभा के इलेक्शंस में वोटिंग डाली है, ठीक है। अब इसके अलावा इनका जो हेड होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आपके यहाँ पे होते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो किसी भी मेंबर को लोकसभा के लिए कंटेस्ट करने के लिए एटलीस्ट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड कम से कम उनकी आयु 25 साल तक होनी चाहिए, तो वो लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 पॉइंट हमें याद रखने। सबसे पहला कि लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है बिकॉज ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। टोटल मेंबर हमने देख लिया 552 मेंबर्स होते हैं। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब टोटल मेंबर्स की बात करते हैं तो 250 है, आउट ऑफ विच 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं कि कैसे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, राइट। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो 238 हमारे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे होते हैं और 12 मेंबर्स हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे होते हैं डिफरेंट रिनाउंड फील्ड से, जैसे किसी स्पोर्ट्स से या किसी ने एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा किया है तो उन फील्ड से हम इनको ला रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट बॉडी होती है ये, ठीक है। लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं है, हर 5 साल में उसके दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड राज्यसभा इज योर परमानेंट बॉडी, ठीक है। अब 6 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। अगेन ये हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। इसके अलावा हमारे पास डिप्टी चेयरमैन होते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगेन आपको इंडियन सिटीजन होगा एंड आपको कम से कम 30 साल का होगा, तभी कोई भी जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो राज्यसभा के लिए कंटेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तीसरा सबसे मेन और ऑर्गन होता है हमारा प्रेसिडेंट। उसका भी एक बहुत मेजर रोल होता है जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट को हम पिछले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो यार जाओ पहले उसको देख लो, अदरवाइज ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आई बटन पे क्लिक करके आपको एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 4 की पूरी वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा था यूनियन लेवल के ऊपर। अगर हम देखते हैं हमारी लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, देन देयर इज योर राज्यसभा अपर हाउस विच इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड देयर इज एन थर्ड वन एज वेल जिसको भी हम इक्वली ही मान के चलते हैं, दैट इज आवर प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं स्टेट। अगर हम बात करते हैं तो स्टेट में भी हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब मैक्सिमम जो स्टेट है वो यूनिकैमरल है, वहां पे आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। लेकिन 5-6 हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमरल है, यानी यहाँ पे भी 2 हाउसेज है जैसा हमारा यूनियन लेवल पे होता है। एक तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है, जो सब स्टेट में। इसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होती है, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्दो हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट इन केस कोई पढ़ना चाहता है तो आप इसको देख सकते हो, राइट। अब इस चार्ट पेपर को बहुत अच्छे से देख लेना बिकॉज बहुत सारे आप अच्छे पॉइंटर्स या फ्लो चार्ट्स यहाँ से बना करके लिख सकते हो। जब भी आपके पास सपोज लोकसभा के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ फ्लो चार्ट बना के, राइट। तो इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, सही है। आगे चलते हैं। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हमें इस चैप्टर के अंदर लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लॉ मेकिंग, ठीक है। और ये लॉ मेकिंग का काम कर कौन रही होती है? हमारी पार्लियामेंट कर रही होती है बच्चे। कौन? पार्लियामेंट, यानी हमारे लोकसभा और राज्यसभा कर रहे होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का भी पार्ट है,
ठीक है। अगर हम लेजिस्लेचर के अंदर देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट्स के अंदर हमें डिबेट्स देखने को मिलते हैं, आए दिन टीवी के ऊपर उनके डिबेट्स चल रहे होते हैं, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, वॉकआउट्स, काफी सारे लीडर्स ऐसे पार्लियामेंट से उठ के चले जाते हैं, राइट। वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है, कंसर्न देखने को मिलता है, कॉपरेशन देखने को मिलता है। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर सारा जो ऑपोजिशन होता है या जो लीडिंग पार्टीज होती है वो साथ में मिलकर के कोलैब करके देश को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत डिफरेंट शेड्स हमें अपने लेजिस्लेचर के अंदर, अपनी पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है। अगर हमारे पास जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर आपके स्टेट के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी है, जो एमपी एमएलएस हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। वो डिफरेंट पोजीशंस को होल्ड कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो अकाउंटेबल होते हैं कि वो हम जनता के लिए काम करें, ठीक है। थर्ड आता है डिक्लाइनिंग रोल ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखते हैं बहुत सारी डेमोक्रेसीज, हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है, जैसा अमेरिका में है, यूएसए के अंदर है, राइट। वहां पे सारा जो कंट्रोल होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ के अंदर होता है, राइट। हमारे इंडिया के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो एट टाइम्स हमको लगता है कि कैबिनेट का या एग्जीक्यूटिव, जो हमारे बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, वो ज्यादा कंट्रोल ले पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी सारी पावर्स को दिया गया है, डिवाइड किया गया है, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमें देखने को मिलता है बिटवीन योर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन हमें देखने को मिलती है, जो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैबिनेट, अगर भले ही आप कहो कैबिनेट क्या होता है, अच्छा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। आई डोंट नो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताया था या नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बच्चे कुछ नहीं होता, 50 से 60 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल। देखो ये एक ट्राइंगल की तरह समझ के चलो आप, ठीक है। सबसे ऊपर आते हैं हमारे कैबिनेट आता है, जो कैबिनेट जितने सुपीरियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती है, जैसे अभी तो नए मिनिस्ट्रीज अलॉट की जाएंगी 1-2 दिन में, है ना, बट अगर हम पुराने सेशन की देखते हैं तो जैसे राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। यानी कैबिनेट के अंदर वो आपके 15 से 20 स्ट्रॉन्ग या सुपीरियर मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं जो मेजर डिसीजंस को ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेवल पे अगर आप देखते हो तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है हमारे, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, सॉरी एक सेकेंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आ रहे होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और तीसरे पे अगर हम चलते हैं तो तीसरे पे हमारे पास आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। क्या आते हैं बच्चे, डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इन सबको मिलाकर के हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है, राइट। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर टोटल 50 से 60 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 से 20 आपके कैबिनेट में होते हैं, फिर कुछ आपके स्टेट मिनिस्ट्री के कुछ होते हैं और फिर कुछ आपके डिप्टी मिनिस्ट्री के होते हैं, राइट। अब डिटेल में हमें जाना नहीं है बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है। मेरे को ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना था कि कैबिनेट जो होती है वो सुपीरियर होती है, उसमें आपकी जो मेजर मिनिस्ट्रीज होती है, आपकी हेल्थ केयर मिनिस्ट्री होगी, आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, आपकी एग्रीकल्चर को लेकर हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो गई, सिमिलरली आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गई, रोडवेज को लेकर के हो गई, राइट। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो जितनी भी 15-20 मिनिस्ट्रीज होती है उनके जो लीडर्स होते हैं, सुपीरियर मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपका कैबिनेट होता है जो मेजर डिसीजंस ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्ट्री भी आती है, जो टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कैबिनेट के साथ मिलकर के अलग से अपने इंडिपेंडेंट मिशंस के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम अपने बैक टू टॉपिक पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो कैबिनेट है, हमें पता चलता है कि सारी जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर के, आपकी फीमेल वुमेन कैंडिडेट्स को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, अगर कोई भी बिल आ रहा है तो उसको बनाता कौन है, उसको बनाता है एक्चुअली में कैबिनेट बना रहा होता है, राइट। तो अब कैबिनेट बिल बनाता है, लेकिन मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था कि बिल तो कैबिनेट ड्राफ्ट करेगा हमारी ड्राफ्टिंग कमिटीज के साथ मिलकर के, जो आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वोटिंग तो भैया पार्लियामेंट में ही होगी ना, वोटिंग तो लोकसभा और राज्यसभा में ही होगी, राइट। तो अगर इनका सपोर्ट इनके पास ना हो तो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग कैबिनेट ना हो, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर का सपोर्ट नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इनडायरेक्टली जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारे एग्जीक्यूटिव सेटअप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव सेटअप के ऊपर। ये जो कैबिनेट वाला पार्ट आता है ये आपका एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट के अंदर आता है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए
हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लीडर्स, भले ही कितना ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, राइट, कैबिनेट का लीडर कौन होता है, कैबिनेट को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, वो भी अकाउंटेबल होते हैं हमारी पार्लियामेंट को, उनको भी आके उनको सेटिस्फेक्शन देना होता है जो भी डिबेट्स चल रहे होते हैं, क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर इनडायरेक्टली काफी हद तक कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ओपन फोरम ऑफ डिबेट। अगर हम पार्लियामेंट को देखते हैं तो वहां पे हर मुद्दे के ऊपर डिबेट होता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्पोजिशन है पार्लियामेंट का वो ही अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। हमने देखा 552 मेंबर्स है, अलग अलग, अभी लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं तो डिफरेंट स्टेट से अलग अलग क्वांटिटी के अंदर हमारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होकर के आ रहे हैं, राइट। तो हमें पूरा एक वो हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इट हैज द अल्टीमेट पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, राइट। तो यहां से हमें काफी हद तक समझ में आ गया कि अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का और भी बहुत सारा काम है जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको एस्टैब्लिश करके रखते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करके रखते हैं, राइट। एक ओपन फोरम है जहां पे डिबेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यार ये जो हमारी टर्म है, पार्लियामेंट का मतलब है नेशनल लेजिस्लेचर, राइट। पार्लियामेंट अगर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं तो हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की। जब हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो हम उनकी स्पेसिफिक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी हमारे पास 2 हाउसेज है। ठीक है, राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हर ऑल्दो स्टेट के पास भी ऑप्शन होता है कि वो यूनिकैमरल या बाई कैमरल हो सकते हैं। ऑल्दो मोस्ट हमारे सारे जो स्टेट्स है वो यूनिकैमरल है, लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो बाई कैमरल है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एक नंबर के लिए याद रखना क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेट्स हैं एरिया वाइज, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वहां पे हमने बाई कैमरल लेजिस्लेशन को लागू किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री अगेन, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर हमें डिफरेंट हम जोग्राफिकल एरियाज को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जिनकी बातचीत हो रही होती है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है डबल चेक मैकेनिज्म। तो एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर के थ्रू क्या होता है, जो कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी बिल पास करवाना है, रिव्यू कराना है, अप्रूव कराना है, तो दोनों हाउसेज में होगा। पहले हमारा लेट्स सपोज लोकसभा में होगा, उसके बाद सेकंड हाउस में जाके राज्यसभा में होगा। तो हमें डबल चेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर एक मैटर ट्वाइस डिस्कस हो रहा है, राइट। तो इसीलिए एक तो ये होगा कि जल्दबाजी के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, है ना, प्रॉपर रिव्यू के साथ लिया जाएगा। तो एक डेलिब्रेट पॉलिसी मेकिंग और ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमने दोनों को डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर बेसिकली ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अगर आप एक बार 3rd चैप्टर के अंदर इनका वो देख लोगे ना कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, तो आपको और भी ज्यादा तरीके से समझ आ पाएगा कि किस तरीके से स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा के अंदर इलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी एमएलएज जो होते हैं हमारे, वो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो 2 प्रिंसिपल्स है, एक सिमेट्रिकल होता है और एक प्रोपोर्शनल तरीके से हमें देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखते हैं तो जैसे यूएसए के अंदर होता है, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेट्स सपोज 10 स्टेट वहां पे है और हमने कह दिया कि हर स्टेट को 2 सीट्स मिलेगी, तो देन के 10 स्टेट्स को 2-2 सीट्स मिलेगी। ठीक है, इससे इक्वालिटी तो रहती है, लेकिन काफी सारे जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं या फिर बड़े जो स्टेट्स होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फेयर शेयर नहीं मिल पाता है। इन कंपेयर टू दैट अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा में फॉलो होता है, हम बड़े स्टेट्स जैसे कि यूपी जैसा जो स्टेट है उसके पास 31 मेंबर्स वहां से इलेक्ट होकर के आ रहे होते हैं राज्यसभा के अंदर, और सिक्किम जैसा जो छोटा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन भी काफी कम है, वहां से सिर्फ हमें 1 मेंबर को इलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो ये एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज एक काफी फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू अगर हम सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं टर्म एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए अंदर 6 साल के लिए इलेक्शंस होते हैं, हम फर्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ के आए हैं। उसके बाद हर 2 साल के अंदर री इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं। परमानेंट हाउस है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स दोबारा से री इलेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि राज्यसभा कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, एंड इट कंटिन्यू टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इवन व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, 4th की अगर हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगेन वही 12 मेंबर को हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे होते हैं, नॉमिनेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप डिफरेंट फील्ड से होते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से, आर्ट से, सोशल सर्विस से, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं तो ये जो प्रोविजन है कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है, ठीक है, कि हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आ रहे हो, राइट। सो सबका एक हमें स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो डिसीजन मेकिंग और भी ज्यादा हमें एनरिच यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से देखने को मिलती है।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अपर हाउस कुड परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन ऑफ बीइंग रिवाइजिंग बॉडी एंड इट्स व्यूज मे नो काउंट बट इट्स वोट। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे अगर मनी बिल को हमें पास कराना है तो मनी बिल के अंदर राज्यसभा के वोटिंग राइट्स नहीं होते, सिर्फ उसको लोकसभा में आपको पास कराना होता है। राज्यसभा अपने रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यूज होते हैं या रिकमेंडेशन होते हैं ये भी काफी हद तक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकसभा का मैंने एक फ्लो चार्ट अटैच किया था, लेकिन हम आगे ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। वही है कि लोकसभा के अंदर जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलेगी वो हमारी रूलिंग पार्टी बनेगी, उनका जो लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा एंड द प्राइम मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो लोकसभा को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि ये जो लोकसभा के मेंबर होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, पूरी जो टेरिटोरियल हमारी जो कंट्री है उसको छोटी छोटी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है एंड हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। करंटली अगर हम बात करते हैं सो देयर आर 554 कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और ये 1971 से ये जो नंबर है ये अभी तक अनचेंज्ड रहा है। टर्म ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल का वही टेन्योर होता है, ठीक है। इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है इवन बिफोर उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा हो, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, जैसे इमरजेंसी से पहले कर दिया गया था, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है। इन केस अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, एंड कोलिएशन के थ्रू सरकार बनाई जा रही है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस करके आप सरकार बना सकते हो, ठीक है। अब ये इंश्योर करते हैं कि लोकसभा जो है इट रिमेन्स रिस्पॉन्सिव टू द पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड विल ऑफ द पीपल। अगर मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है, राइट, लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, कोलिएशन से सरकार आ रही है तो वो ज्यादा टाइम तक अपना सर्व नहीं कर पा रही है ना, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, दोबारा से एक फ्रेश इलेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। अब एक्चुअली में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट भैया आखिर में करती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन की अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी जो इनका सुप्रीम जो फंक्शन है दैट इज टू इनैक्ट लेजिस्लेशन, लॉज बनाना, ठीक है। ऑल्दो पार्लियामेंट एक चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, इट ऑफन मेरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। एक्चुअल जो टास्क होता है बिल्स को ड्राफ्ट करने का वो ब्यूरोक्रेट्स, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, DMs हो गए, है ना, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। सो ये हमारे बिल को टेक्निकली ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और कमिटीज भी होती है, तो साथ में बैठ करके बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट हम डिस्कस करके आ चुके हैं, वो डिसाइड करती है कि कब इस बिल को पेश किया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बिल को आप पार्लियामेंट में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के मेजरली आप प्रपोज या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके काफ़ी कम चांसेस होते हैं बिकॉज डेफिनेटली उनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है, राइट, कि वो पास हो पाए। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं पार्लियामेंट का वो है कि एग्जीक्यूटिव ओवरस्टेप ना करे, ठीक है, एंड दे शुड बी रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, राइट। सो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि भले ही कैबिनेट हमारा बिल बना ली है, वो पास करके ला रही है, लेकिन वोट उसको हमारी लोकसभा से ही मिलने वाली है, राज्यसभा से ही मिलने वाली है, राइट। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, कमिटीज के थ्रू, राइट, ऐसे इस तरीके से वो कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड अगर हम सुप्रीम फंक्शन देखते हैं दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है कि किस तरीके से टैक्सेशन लेना है, कहाँ से, फिर उसको कैसे खर्च करना है, राइट। तो गवर्नमेंट को जो कैबिनेट है या जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट उनको अपना अकाउंट देना होता है कि जो पैसा उनको कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ पे स्पेंड हुआ है, ठीक है, एंड किस तरीके से वो उस पैसे को रेज आउट करने वाली है, राइट, कैसे टैक्सेस लगा के या जो भी तरीके से वो इनकम जनरेट करने वाली है, वो भी पार्लियामेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस एनी न्यू टैक्स, उसको भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा लोकसभा से, अगर आप कोई भी ऐसा नया टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉ या कुछ भी ऐसी चीज लाना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि लोकसभा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड है ना यार, वो उनको हमने इलेक्ट किया है, वो हमारे बेसिस पे, जनता के बेसिस पे वहां जाकर के हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए उनका टेक, उनका डिसीजन, उनका अप्रूवल बहुत ज्यादा मैटर करता है, ऐसी कोई भी पॉलिसीज अगर लाई जाती है
तो ठीक है। अब इसके अलावा पार्लियामेंट जो होती है वही सरकार को रिसोर्सेज दे रही होती है, बजट वो दे रही होती है, एंड ये भी इंश्योर करती है कि जो पैसा दिया गया है सरकार को मिसस्पेंड ना हो या ओवर स्पेंड ना हो, राइट। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, बजट के थ्रू, इनके थ्रू भी पार्लियामेंट हमारी सरकार को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर हमें डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग देखने को मिलते हैं, जो डिफरेंट रीजन से आ रहे होते हैं, डिफरेंट उनका रिलीजियस ग्रुप होता है, सोशल इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है ना। तो कहीं ना कहीं हमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं डिबेटिंग फंक्शन की अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट फोरम है डिबेट की, जो हम आगे भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। मेंबर्स जो हैं अब वो बहुत ही निडर, बिना डरे अपने बात को सामने रख सकते हैं, राइट। सो वो कोई उनको डर नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं सेंटर होता है जो हमारा, जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, डिबेट चल रही है तो कोई बिल आ रहा है तो जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, सो दे आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर सकती है, कोई भी ऐसा लॉ है या कोई भी ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा प्रोविजन है, वो उसको अल्टर कर सकती है, राइट, उसके अंदर चेंजेस ला सकती है। तो दोनों ही जो हाउसेज है पार्लियामेंट के ऑलमोस्ट उनके पास सिमिलर पावर होती है, ठीक है। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स को सिमिलर पावर होती है अगर उनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी उनको चेंजेस करने हैं तो उन्हें एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों ही हाउसेस की, ठीक है। सेवेंथ इलेक्टोरल फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट का एक बहुत मेजर रोल होता है हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के अंदर, राइट। वोटिंग हो रही होती है ना। हम लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए हैं डिटेल में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है या वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है जुडिशियल फंक्शन। तो पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी सारे अगर किसी प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट चाहिए, है ना, तो उसकी वोटिंग भी आपकी पार्लियामेंट में हो रही होती है, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, जजेस अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उनको डिसमिस करना है तो उसको लेकर भी पार्लियामेंट डिसीजन ले रही होती है, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन हमने देखे, भले वो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को लेकर के है, डिबेटिंग इनका फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इनका फंक्शन है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल करके रखती है, लॉ बनाना तो इनका सुप्रीम सब फर्स्ट मोस्ट काम है ही, है ना। तो ये सारा जो फंक्शन है, ये सारी जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, जिस तरीके से स्ट्रक्चर को फ्रेम किया गया है, ये इंश्योर करके रखता है कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख लिया। अब हमने एक फ्लो चार्ट देखना है पावर ऑफ लोकसभा एज वेल ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो लोकसभा की अगर हम बात देखते हैं तो ये तीनों ही जो हमारी लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और अच्छा, लोकसभा यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना रही होती है, स्टेट लिस्ट का राज्यसभा में आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बिल्स को इंट्रोड्यूस और इनैक्ट कर सकती है, दोनों ही मनी एंड नॉन मनी बिल्स को, ठीक है। ये मनी बिल्स के ऊपर कंसीडर कर सकती है, उनके ऊपर अपना सजेशन दे सकती है, ठीक है, लेकिन इनका वोट काउंट नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपके नॉन मनी बिल्स को लेकर के वोटिंग हो रही होती है, डिबेट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। लोकसभा अप्रूव करती है आपके टैक्सेशन को, बजट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। एंड ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखती है बिकॉज दे हैव द राइट, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर वो कोई नया लॉ ला रहे हैं तो, ठीक है। अगर कोई उनको चेंजेस चाहिए तो। इसके अलावा वो काफ़ी सारे मोशंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी पास कर सकते हैं, जो हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, सिमिलरली ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर सकते हैं। 2/3 हमें स्पेशल मेजॉरिटी दोनों ही हाउसेस में चाहिए होती है, ठीक है। ये भी अगेन एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसी तरीके से कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं जैसे हमारी लोकसभा करती है। आगे चलते हैं, जो लोकसभा, अब पहले क्या होता था 1975 में जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी तो लोकसभा या राज्यसभा के पास राइट नहीं होता था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास राइट था कि वो प्रेसिडेंट को बोल करके इमरजेंसी लगवा सकती थी। लेकिन अब लोकसभा के अंदर भी प्रॉपर हमें रिटर्न में और उनकी वोटिंग और उनके अप्रूवल के थ्रू ही इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर जजेस को रिमूव करना है तो उसके अंदर भी इनकी वोटिंग काउंट होती है, ठीक है। सेम इन केस ऑफ राज्यसभा, वो काफ़ी सारे इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एंड ये सारी चीज़ें। आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लास्ट पॉइंट देखते हैं तो ये लोकसभा कमिटीज़ को एस्टैब्लिश करती है, काफ़ी सारी कमीशंस को एस्टैब्लिश करती है, उनकी रिपोर्ट्स को भी कंसीडर करती है। सिमिलरली इन केस ऑफ राज्यसभा अगर हम देखते हैं, सो इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। ये हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरेस्ट को लेकर के बातचीत कर रहा होता है ना। हमने पढ़ा कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट है ना। राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ
स्टेट्स, तो यानी ये डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सो ये इंश्योर करके लगता है कि एक बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इन आवर पार्लियामेंट एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिंग स्टेट पावर्स की अगर हम बात करें तो ये इनका काम होता है स्टेट को लेकर के अगर कोई भी पॉलिसी आ रही है, प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी ऐसा लॉ आ रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो उसके लिए वॉइस आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स हैं जो स्टेट को लेकर के अगर कोई भी लॉ आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको राज्यसभा का कंसेंट और अप्रूवल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो लिखा गया है कि अगर यूनियन जो पार्लियामेंट है हमारी लोकसभा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो अगर वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहती है तो उन्हें राज्यसभा के अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है राज्यसभा का रोल इन सेफगार्डिंग द स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑफन रिप्रेजेंट देयर पॉलिटिकल पार्टीज मोर देन देयर स्टेट, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है काफ़ी सारी ऐसी पावर है जो सिर्फ लोकसभा ही इंजॉय कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे मनी बिल के केस की अगर हम बात करें तो राज्यसभा ना तो मनी बिल को इनिशिएट कर सकती है, ना उसको रिजेक्ट कर सकती है और ना ही उसको अमेंड कर सकती है। वो कर सकती है तो क्या कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ सजेशंस दे सकती है, ठीक है। और वो सजेशंस भी लोकसभा माने तो मान सकती है, ना माने तो ना माने, ठीक है। तो ये वाली जो पावर है मनी बिल को लेकर के वो कंप्लीटली लोकसभा के हाथ में होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, लोकसभा के हाथ में क्यों है मनी बिल को लेकर के पावर? बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोकसभा के मेंबर्स है दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो कहीं ना कहीं फेयर वो होगा कि मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के जो भी फैसला हो रहा है वो वही नेता लोग ले जिनको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा, है ना। हम वो स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ये आते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल है हमारे लोकसभा को। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं राज्यसभा का हमें थोड़ा सा कम पावर देखने को मिलता है। ऑल्दो राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है कैबिनेट मिनिस्ट्री को, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर सकती। वो वाली जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में है, वो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज अगेन वही रीजन है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असाइन करता है कि ऐसी जो क्रूशियल पावर है जैसे फाइनेंस को लेकर के कंट्रोल करना, इसके अलावा कैबिनेट को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो वो उन्हीं लोगों के हाथ में हो जो लोगों के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट। तो अल्टीमेट अथॉरिटी इन द इन अ डेमोक्रेसी रेस्ट विद द पीपल, राइट। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं के पास ये पावर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बाकी अगर हम बाकी स्पीयर्स की बात करते हैं तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा ऑलमोस्ट इक्वल है, को इक्वल पावर को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी नॉन मनी बिल को पास करना है तो दोनों का इक्वल शेयर और इक्वल से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट चाहिए तो हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेज के अंदर। प्रेसिडेंट को अगर इंपीचमेंट करना अगैन हमें दोनों का कोलैबोरेशन चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है इनका इक्वल रोल, ठीक है। तो ये एक बैलेंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बनाए रखने की कोशिश है, साथ के साथ हमारे नेशनल डिसीजंस को भी बचा करके रखा जा सके, राइट। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ। हमने देख लिया कि भाई पार्लियामेंट है क्या, क्या उसके फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम लॉ भी वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। राज्यसभा को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, लोकसभा को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो सबसे मेन मुद्दा है लेजिस्लेचर का, सबसे बेसिक जो फंक्शन है कि लॉ बनता कैसे है, कैसे वो पास होता है, उस प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ बिल 2 तरीके के 3 तरीके के होते हैं। एक प्राइवेट मेंबर का बिल होता है, यानी अगर कोई भी नॉन मिनिस्टर किसी भी बिल को प्रपोज करना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर, यानी वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंसान का है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल हमारे कोई ना कोई मिनिस्टर प्रपोज कर रहे होंगे, यानी जो भी आपकी लीडिंग पार्टी है, कैबिनेट ने मिल करके एक बिल को बनाया है एंड फिर वो उसको प्रपोज कर रहे हैं, इसीलिए उसको गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो प्री लेजिस्लेटिव कंडीशंस, अगर किसी भी मैटर के ऊपर लेकर के हमें कोई भी बिल लाना है, लेट्स सपोज, है ना, सबसे पहले वो बिल रहता है, जब तक वो पास ना हो, पास होने के बाद वो लॉ बनता है, उससे बिफोर हैंड हम उसको बिल ही कहते हैं, ठीक है। तो अब जब आपको कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उससे पहले ही जैसे बातचीत हो रही है ना, तो बात बात पर पार्लियामेंट में उसके ऊपर लेकर के पहले डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, पूछा जाता है कि आप ये बिल क्यों लाना चाहते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, ठीक है। तो सिमिलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ओपोजिशन पार्टीज़ है, काफ़ी सारे आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, फार्मर ग्रुप्स होते हैं, आपके इंडस्ट्रीज को लेकर के अलग ग्रुप होते हैं, वर्कर्स को लेकर के अलग ग्रुप होते हैं, है ना। मीडिया के अंदर बातचीत आने लग जाती है कि ऐसा कोई लॉ आने वाला है, ऐसा कोई बिल आने वाला है ना। सिटीजन खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब आपने कोई बिल लाना है, ठीक है, कि क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्या हमें सपोर्ट मिल पाएगा, ऑपोजिशन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्टस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हम कोलिएशन की सरकार है तो क्या हमारे सारे जो भाई बंधु हैं, हमारी जितनी भी पार्टीज हैं कोलिएशन में, क्या वो सब अग्री कर पाएंगी या नहीं, ठीक है। तो पहले बिल को लाने से पहले आपको थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीजें इवेल्युएट करनी पड़ती है, राइट, ओके, हो गया। अब आता है ड्राफ्टिंग द बिल। अब बिल को ड्राफ्ट करने की बारी आती है, ठीक है। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, हमने पढ़ा कैबिनेट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल हमको दिया गया है कि अगर हमें जो गर्ल्स की जो एज है, मैरिज एज है, उसको 18 से बढ़ा करके 21 करना है, जो कि हो गई अब, ठीक है, ये लॉ लास्ट ईयर ही पास हो गया था, ठीक है। अगर हमें ये करना है तो इसको कौन प्रिपेयर करेगा, इसको हमारी लॉ मिनिस्ट्री कर रही होगी। साथ के साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को भी अपने साथ ले सकते हैं, उनके सजेशंस को भी ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड एक गर्ल के लिए, एक वुमेन के लिए, है ना, वो लॉ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, ये अब ड्राफ्टिंग का काम स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब जब बिल ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। आप किसी भी हाउस में कर सकते हो। अगर मनी बिल है तो आपका लोकसभा में ही पहले होगा, ठीक है। नॉन मनी बिल है, जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो आप किसी भी हाउस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। वही लिखा गया है कि मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। अब जैसे ही एक हाउस से पास हुआ, लेट्स सपोज हमने पहले लोकसभा में उसको प्रेजेंट किया, इधर से पास हो गया, ठीक है, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, राज्यसभा में पास करेंगे, ठीक है, और वहां से भी पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जैसे ही उसको साइन करता है, अप्रूव करता है, हमारा बिल लॉ बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कमेटी स्टेज एक दी गई है। जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया बिल को, ठीक है, तो बिल को आप यूजुअली काफ़ी सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, उनके पास भेजा जाता है, सो दैट उसके अंदर डिटेल उसको एग्जामिन कराया जा सके, है ना, डिस्कस किया जा सके। कमिटीज़ के अंदर बहुत हमारे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के एक तरीके से स्कॉलर्स होते हैं, राइट, वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, कोई गलती है तो उसको बताते हैं, राइट। तो ये जो स्टेज है, इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव स्केल के ऊपर डिस्कशन होता है, राइट, कमिटीज़ के अंदर। इसीलिए कमिटीज़ को माइनेचर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग हो गई। अच्छा, फाइनल स्टेज ऑफ वोटिंग के अंदर क्या होगा, वोटिंग हो गई आपकी लोकसभा में भी, राज्यसभा में। नॉन मनी बिल है तो वो आपको सिर्फ लोकसभा में उसकी वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद बोथ हाउसेज मस्ट पास द बिल फॉर इट टू बिकम अ लॉ, ठीक है। अगर इन केस लेट्स सपोज करो कि डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेज के बीच में, लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, लोकसभा की तरफ से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा की तरफ से पास नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक बार, दो बार, बहुत बार डिस्कशन हो गए, लेकिन राज्यसभा की तरफ से पास नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, जॉइंट सेशन कर लेंगे कि साथ में मिलकर बैठते हैं। और अब जब साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो किसके पास है, लोकसभा के पास है, तो लोकसभा का पलड़ा ऑलरेडी भारी होता है, राइट। अब मनी बिल की बात की जाए तो राज्यसभा के पास काफ़ी लिमिटेड पावर होती है मनी बिल के अंदर, ठीक है। उसके पास टाइम होता है 14 दिन का, उसके अंदर इधर वो उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज उन्होंने कुछ चेंजेस दे भी दिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा की मर्जी है, अगर वो उन चेंजेस को मानना चाहे तो मानेगी, ना मानना चाहे तो ना मानेगी, ठीक है। एंड आफ्टर 14 डेज उस बिल को पास कर दिया जाता है, राज्यसभा का भले ही कोई टेक हो या ना हो, ठीक है। अब जैसे ही दोनों हाउसेज से हमारा बिल पास हो गया, ठीक है, तो उसके बाद वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है, और द मोमेंट प्रेसिडेंट उसके अप्रूव कर देते हैं, जो हमारा बिल है वो लॉ बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो टाइप ऑफ बिल का ही हमारे पास डायग्राम दिया हुआ था। तो टाइप ऑफ बिल में गवर्नमेंट बिल यानी जो कोई भी मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल यानी द बिल्स प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर्स, बाय मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर, ठीक है, मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर। इसके अलावा आप बिल किस तरीके का, आपका नॉन मनी बिल भी हो सकता है और मनी बिल भी हो सकता है, ठीक है। अब नॉन मनी बिल में आपके ऑर्डिनरी बिल्स हो सकते हैं, राइट, लेट्स सपोज कोई हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर के है, कोई मेट्रो पास को लेकर के है ना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के भी कोई भी बिल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें थोड़ा सा बिल का प्रोसेस अगेन बताया गया है कि पहले बिल को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस के अंदर, ठीक है, भले ही लोकसभा में भले ही राज्यसभा के अंदर। उसके बाद बिल को फिर कमेटी के पास भेजा जाता है ताकि वहाँ पे डिटेल डिस्कशन हो सके, उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं और अगर इन केस पीपल के कुछ इनपुट हैं, ठीक है, तो वो भी ऐड ऑन करके फिर फाइनली कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है। उसके बाद हाउसेस के अंदर जाते हैं, दोनों ही हाउसेस के अंदर वो एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल डिस्कशन होता है, डिबेट होता है हाउसेस के अंदर। अब उसके
उसके बाद बिल या तो आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, दूसरे हाउस के पास जाएगा, अगेन वही प्रोसेस होगा, वहाँ पे डिबेट होगा, और अगर दोनों ही हाउसेस से अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो हम एक जॉइंट सेशन लगा लेते हैं। उसके बाद जब उस पर वोटिंग डन हो जाती है फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, एंड जैसे ही प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी दो ऑप्शन है, हम पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। प्रेसिडेंट वापस से भेज सकता है, अगर प्रेसिडेंट को उसके अंदर कोई कमी लगती है तो वो उसको रीसेंड कर सकता है ना, रिकंसीडरेशन के लिए, ठीक है। अब वो उन्होंने कोई सजेशन दिए या उसको रिकंसीडर किया गया, कुछ चेंजेस करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वापस से वो एग्जैक्ट सेम कॉपी उस बिल की या लॉ की वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, एंड अब नेक्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट को उसे साइन करना ही पड़ता है, या फिर वो क्या कर सकते हैं, उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, राइट। जो हम एग्जांपल पढ़ के आए थे कि उनके पास पॉकेट वीटो होती है ना, तो वो कर सकते हैं। ये एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है, राइट। मैक्सिमम केसेस में प्रेसिडेंट भी एट द एंड आकर के आपके बिल को अप्रूव कर देते हैं, जो बाद में जाकर के हमारा लॉ बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। हम पढ़ के आए थे कि इनडायरेक्टली जो हमारे लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? सबसे पहला देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया के अंदर है, वहां पे एग्जीक्यूटिव को मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता है लोकसभा में, तभी वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाते हैं, राइट। हमने पढ़ा कि कैबिनेट बिल तो बना सकती है लेकिन उसके ऊपर वोटिंग आपकी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ही होगी। वहां पे अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो बिल रखा का रखा रह जाएगा, वो पास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेबिलिटी को इंश्योर करके रखता है कि दोनों ही जो ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव है भले ही वो लेजिस्लेचर है, एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैबिनेट डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलती कि कैबिनेट का जो मन आया लॉ लिया है, नहीं, लॉ तो आप ले आए, बिल आप ले आए, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग के लिए आपको पूरी लोकसभा का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर हमारी एक्टिव और विजिलेंट पार्लियामेंट है कि जो भी लॉज लाए जा रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर टाइमली लेकर के डिबेट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, है ना, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रख रहे हैं कि अगर कोई कमी है उस लॉ के अंदर तो वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो ये कैबिनेट डिक्टेटरशिप होने से बचाया जा सकता है, जो आज तक बहुत ही स्मूथली हमारे यहाँ पे रन अप कर रही है, ठीक है। अब बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है, वन बाय वन हमने उनको डिस्कस करना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सबसे पहला ये है कि लेजिस्लेचर्स को बिना किसी डर के वो अपनी बात को रख सकते हैं। अगर उनको उस बिल के अंदर, कैबिनेट की किसी भी डिसीजन के अंदर उनको कोई भी गलती लगती है, कोई भी ऐसा बिहेवियर लगता है जो सही नहीं है, तो वो उसको क्वेश्चन अप कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा के, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको देख रेख, ओवरसाइट करके रखना होगा, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर नजरें डिगा करके रखनी होगी कि काम सही से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जो हमारा अगर लोकसभा के चेयरमैन है ना, तो वो अब डिसीजंस लेते हैं कि इन केस अगर किसी भी लेजिस्लेचर की जो ये प्रिविलेज है कि वो अपनी बात को खुल करके रख सकते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी उसको ब्रीच करने की, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसके मैटर के अंदर हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्शन लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही होती है, किसको? हमारे एग्जीक्यूटिव्स को। सबसे पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। अब काफी सारे हमने मोशंस पढ़े थे, एक अभी पीछे एक लाइन आई थी जब मैंने बोला था आगे पढ़ाऊंगी, तो वो ये है, देखो एक क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर आपके जब भी पार्लियामेंट्री सेशंस हो रहे हैं उसमें रोजाना होता है, ठीक है। उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, सॉरी एमपीज जो है हमारे, जो लोकसभा के या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड अब मिनिस्टर्स को उनका जवाब देना होगा, ठीक है। तो ये काफी इफेक्टिव मेथड है, तो इससे जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल भी रहते हैं, साथ के साथ ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं? यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं कि प्राइस राइज हो रहा है तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, राइट्स को लेकर के हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के हो सकता है। तो जनरल पब्लिक के जो भी मुद्दे होते हैं वो क्वेश्चन आर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब काफ़ी बार बहुत ही ज़्यादा हीटेड डिबेट्स भी हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है कि वहाँ पे दंगे होने लग जाते हैं, टेबल के ऊपर वो खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है जीरो आर की। अगर हम बात करते हैं जीरो आर के अंदर जो एमपीज जो है, जो हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो इंपॉर्टेंट इशूज़ को रेज कर सकते हैं बिना किसी अर्जेंट नोटिस के। हाफ एन आवर का एक डिस्कशन होता है, अगैन इसके अंदर भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स को बातचीत की जा रही है, ऑल्दो इस आर के अंदर मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड तरीका डिबेट एंड डिस्कशंस के थ्रू। तो रेगुलर डिबेट्स होते रहते हैं, है ना। अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है तो हमने देखा कि बिल को जो बनाने का प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा है, बहुत बार वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, काफ़ी दिनों तक उस पर डिबेट्स चलती है, फिर उसके बाद वोटिंग वगैरह होती है ना। इसके अलावा अर्जेंटमेंट मोशंस है, यहाँ पे अगर बहुत ही कोई अर्जेंट इशू आ गया है, मैटर आ गया है जिसके अंदर इमीडिएट आपको गवर्नमेंट एक्शन चाहिए, तो एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर
जो एमपीज होते हैं वो कैबिनेट से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉ। अब एक बिल लॉ तभी बनेगा जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी, राइट। व्हाइल अ गवर्नमेंट विद अ डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी मे फाइंड दिस प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसमें भी काफी सारी बार्गेनिंग होती है, काफी सारी नेगोशिएशंस होती है ना। अगर कोलिएशन की सरकार है तो जरूरी नहीं है आपके सारे पार्टनर्स माने, काफी सालों तक वो बिल अटके भी रह जाते हैं, है ना। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है ना, कैबिनेट ने भले ही कितना अच्छा लॉ बनाया हो, लेकिन अगर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आपका वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें 2002 के अंदर जो एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल आया था वो नहीं पास हो पाया, ठीक है। उसके बाद लोकपाल बिल था, एंड सबसे बड़ा वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के बिल कितने सालों से चलता आ रहा था, ऑल्दो लास्ट ईयर वो पास हो गया है, राइट। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट ने कोई बिल बना दिया या वो सब कर दिया तो वो अप्रूव हो गया, उसके अंदर पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे जब तक वो लॉ बन ही नहीं सकता है, राइट। आगे चलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बजट अप्रूवल। अब जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, ठीक है, वो भी उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है ना। तो इसके अंदर भी काफी डिटेल डिस्कशन हो रहे होते हैं आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, आपके पॉलिसीज को लेकर के, राइट। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को या सरकार को कंट्रोल कर पा रही है, ठीक है। ऑडिट एंड ओवरसाइट की अगर हम बात करते हैं तो जो कंट्रोलर होते हैं या ऑडिटर जनरल होते हैं, है ना, वो इंश्योर करके रखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो अकाउंटेबल रहे, राइट। फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू जो पार्लियामेंट है वो ये पता कर सकती है कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, किस प्रोजेक्ट में किस तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अगर नो कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का। अगर जो सरकार है वो सपोर्ट लूज कर देती है, मेजॉरिटी यानी जैसे लेट्स सपोज 272 सीट्स चाहिए आज के टाइम पे किसी भी पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी के लिए, अगर उसकी सीट्स कम होती है ना, तो उसके बाद और वो उसको रिटेन नहीं कर पा रही है, और या फिर लेट्स से कोई कोलिएशन की सरकार आई है लेकिन वो अनस्टेबल है, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। जैसे एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म के थ्रू काफी सारी सरकारी हमारी डाउन भी आई है, गिरी भी है, ठीक है। और काफी बार कोलिएशन सिनेरियोज में 1989 के बाद हमें ऐसे काफी सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है। हमने काफी सारे तरीके पढ़े कि फाइनेंसेस के थ्रू वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू कर सकते हैं, डिबेट्स के थ्रू कर सकते हैं, जीरो आ रहे हैं हमारे पास, एडजर्नमेंट मोशन है ना, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो क्या ये इफेक्टिव रहे? तो ऑब्वियसली ये इफेक्टिव रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों भाई भाई हैं, है ना, दो हाथ मान लो आप अपने, है ना, आपके दोनों हाथ जितना इंपॉर्टेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड वो दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो उस तरीके से है। लेकिन अब इस चीज़ के लिए, अब इस चीज़ को इफेक्टिव होने के लिए आपको एडिक्वेट टाइम चाहिए कि लेजिस्लेटिव सेशंस हो, टाइमली हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए एमपी से, ऐसा नहीं कि आ ही नहीं रहे हैं आपके मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। विलिंगनेस होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम डिबेट्स के अंदर ही वेस्ट करते जा रहे हो। गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज करके काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिनमें इन्हें अपना पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रख के दोनों को साथ में आकर के स्ट्रिक्ट और इमीडिएट एक्शन लेने पड़ जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें होंगी तभी आप उन टूल्स को प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखते हैं कि सेशन ड्यूरेशन के अंदर काफी डिक्लाइन हो रहा है, डिबेट्स बहुत कम हो रहे हैं, बहुत सारे एमपीज हैं जो एब्सेंट रहते हैं, जो शक्ल ही नहीं दिखाते आकर के अपनी इलेक्शन जीतने के बाद, है ना। ऑपोजिशन जो होती है रादर देन डिबेटिंग या कोई सोल्यूशन निकालने के लिए बॉयकॉट करके बैठ जाती है ना उससे फिर आपका पार्लियामेंट्री सेशन सही से हो पाता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सेटअप सही से काम कर पाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पार्लियामेंट को पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की, लेकिन अगर आप उनको इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली आपके सिस्टम को वीकन आउट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो आता है व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। जो कमिटीज हैं वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है ना, इनका लॉ मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, राइट। पार्लियामेंट जो होती है वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर मिलती है, स्पेसिफिक सेशंस के अंदर मिलती है, लेकिन कमिटीज आर द वन जो एक्चुअली में हमारे जितने भी लॉज या बिल्स आ रहे होते हैं उनके पीछे डिटेल रिसर्च कर रही होती है, डिटेल्ड काम कर रही होती है, राइट। तो फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज को प्रपोज किया जा रहा है, बिल को प्रपोज किया जा रहा है, वो डीपली बहुत ही अच्छे तरीके से उनके ऊपर स्टडी की जा रही हो, है ना, इवन बिफोर दे आर डिबेटेड या उनको प्रेजेंट किया जाए एटलीस्ट पार्लियामेंट के अंदर, राइट। इसके अलावा जो कमेटी होती है वो एग्जामिन करती है कि जो डिमांड हमारे मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं डिफरेंट ग्रांट्स की, है ना, उनके बजट एलोकेशन को लेकर के क्या वो जस्टिफाइड है भी या नहीं, क्या उनकी जो प्रायोरिटीज है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के क्या वो सही है भी या नहीं, नेशन के इंटरेस्ट में वो काम आएगी भी या नहीं। तो ये सब भी कमेटी एनालाइज कर रही होती है, ठीक है। कमेटी रिव्यू करती है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, राइट, उनको कितना पैसा मिल रहा है और जो पैसा उनको दिया जा रहा है, जो पब्लिक फंड उनको एलोकेट हो रहा है, वो एफिशिएंटली या फिर
अप्रोप्रिएटली सही काम के लिए यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा ये करप्शन के केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर इसके अलावा भी कोई इरेगुलरिटी है गवर्नमेंट के साथ लेकर के तो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली हमें दो तरीके की कमेटी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमेटी जो 1983 से हमारे यहाँ पे चल रही है, ठीक है। 20 के आसपास ऐसी कुछ कमिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज कर रही होती है, उनके बजट को लेकर के, उनके एक्सपेंडिचर को लेकर के, उनके बिल को लेकर के, राइट। तो वो काम कर रही होती है। अब ये जो कमिटीज़ हैं ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गई है हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के जो हमारे कैबिनेट है उनका बर्डन ये कम करती है, और मेजर जो टास्क है जो रिसर्च का है और भी सर्वेज करना कि किस लॉ की ज़रूरत है, कैसे उसको बनाया जाएगा, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, वो सब कहीं ना कहीं कमिटीज़ हमारी कर रही होती हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती है, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेटअप की जाती है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करना है या फिर किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब इस कमेटी के अंदर आपके दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज या बिल्स को लेकर के ही बनाई जा रही होती है, तो यहाँ पे हमें इनका एक मेजर रोल देखने को मिलता है, ठीक है। इंपैक्ट की अगर हम बात देखते हैं कि क्या इंपैक्ट है कमिटीज का, राइट। सो ये पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं टाइम देती है कि आप डिबेट और डिसीजंस के अंदर ध्यान दो, है ना। जो आपका पॉलिसी मेकिंग का काम है, लॉ ड्राफ्टिंग का काम है ना, लॉ ड्राफ्टिंग का जो काम है ये उसके अंदर इंगेज होती है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को अपार्ट फ्रॉम दिस और ज़्यादा टाइम मिल जाता है डिसीजन मेकिंग को और भी फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट यूजुअली जो कमेटी का काम होती है उसको अप्रूव कर देती है कुछ ऑल्ट्रेशंस के साथ, इनकेस अगर उसके अंदर कुछ कमियां है तो उसको वो सुधार देती है, ठीक है। लीगली कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता या बजट कोई भी तब तक अप्रूव नहीं हो सकता जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव ना कर सके, ठीक है। बट पार्लियामेंट रेयरली कमेटी के सजेशंस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज कमिटीज़ के अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल आपके अच्छे स्कॉलर लोग बैठे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, जो हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके कोई भी रिपोर्ट दे रहे होते हैं या कोई भी लॉ को ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कमेटी की अगर हम देखते हैं तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर, है ना। तो ये अपनी एफिशिएंट और इफेक्टिव काम के साथ ये मेक श्योर करती है कि पार्लियामेंट स्मूथली फंक्शन कर सके, है ना। टाइम क्योंकि कम होता है पार्लियामेंट्री सेशंस को लेकर के, राइट। आगे चलते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, कैसे पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट करती है। आई होप ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। ओके, तो पहला पॉइंट आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली हमारे हेड होते हैं, जैसे लोकसभा के हमारे स्पीकर है, इसके अलावा राज्यसभा के हमारे चेयरमैन चेयरपर्सन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। आपने कमेंट सेक्शन में अब मेरे को लिख के बताना है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे, एंड राज्यसभा के चेयरपर्सन या फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट या टेक्निकली वो कौन है। हर बच्चा आंसर देगा, भले ही आपको आता है, नहीं आता तो नेट से रिसर्च करो और लिखो, ठीक है। अब देखो ये कैसे कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब क्या उनके पास अथॉरिटी होती है कि उन्हें ऑर्डर मेंटेन करके रखना है ना। जो स्पीकर है वो मेक श्योर करेंगे कि डिबेट्स और डिस्कशंस जो हो वो एक ऑर्डरली प्रॉपर मैनर में हो, ठीक है। ये इसके साथ साथ डिबेट्स को मैनेज भी करते हैं, उनको टाइम एलोकेट करते हैं डिबेट्स के लिए, वो डिसाइड करते हैं कि कौन बोलेगा। इसके अलावा जो रूल ऑफ ए कंडक्ट होता है कि एक बेसिक डिसेंसी मेंटेन करके रखनी है डिबेट्स के दौरान सबको, वो ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिक जो रूल ऑफ प्रोसीजर है, किस तरीके से बातचीत रखी जाएगी इन केस अगर कोई भी जो मेंबर है वो अनरूली बिहेवियर करता है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है, तो ये उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, तो सेकंड आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। पॉलिटिकल डिफेक्शंस को क्रब करने के लिए तो और सरकार के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। पहले ये बता देते डिफेक्शन होता क्या है। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, ठीक है। लेट्स सपोज ए पार्टी का कैंडिडेट है, ए पार्टी का कैंडिडेट है ये, ठीक है, यहाँ से इसने इलेक्शंस लड़े, यहाँ से टिकट ली, यहाँ से सीट जीती, ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी इनसे आइडियोलॉजी ना मिलती हो, मे बी पार्टी ने इनको बहुत सारा पैसा दे दिया हो, बहुत सारे डिफरेंट, इनको कोई मिनिस्ट्री दे दी हो कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, बहुत अगर हम पिछले 30-35 सालों पहले जाए तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो रही थी कि एक बार सरकार बनती थी, फिर कोई ना कोई मिनिस्टर छोड़ करके चला जाता था, 2-3 मिनिस्टर्स उनके साथ चले जाते थे, फिर वो मेजोरिटी लूज कर जाती थी, सरकार टूट जाती थी, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसके अंदर कुछ भी स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती थी, राइट। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो गया था और इसी से बचने के लिए पहले 1985 के अंदर 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन एक्ट को लाया गया। फिर 91st अमेंडमेंट के अंदर और भी ज़्यादा मेजर्स को इसके अंदर डाल करके इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप एक लेजिस्लेचर को डिफेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं, कब, अगर वो वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी से, है ना। अब होता है डिफेक्शन, अभी भी होता है, काफ़ी लोग अपने
अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर आते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट। उस तरीके से एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो उसको फॉलो अप करते हैं। इसके अलावा अगर वो बिना पहले परमिशन अपनी पार्टी से परमिशन लिए बिना वोट नहीं करता है या फिर उनके अगेंस्ट में वोट करता है, तो भी उनके अगेंस्ट में डिफेक्शन के लेकर के एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब एक ऐसी सिचुएशन है जब पार्टी को उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, कोई वोटिंग होनी है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर के, लेकिन वो एब्सेंट हो जाते हैं जानबूझ करके, तो तब उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इसको मेंबर्स हु आर डिफेक्टेड उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अपनी पोजीशन से, एंड वो किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को फिर नहीं होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। अब अथॉरिटी अगर हम देखते हैं तो जो फाइनल जो डिसीजन मेकिंग है डिफेक्शन को लेकर के, वो कौन लेते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ले रहे होते हैं, आपके स्पीकर ले रहे होते हैं, या फिर आपके राज्यसभा के चेयरपर्सन ले रहे होते हैं। अगर मेंबर फाउंड गिल्टी है उन ग्राउंड्स के ऊपर जो भी उसके अंदर लिखा गया है, जो भी हम 4-5 पॉइंट्स पढ़ के आए हैं, है ना, तो उनको फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं हाउस से, जो भी आपका लोकसभा राज्यसभा है, राइट। अब इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो पास्ट रीसेंट ईयर के अंदर हमें काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंसी थी, जिस स्केल से पहले डिफेक्शन हो रहा था, लोग आए दिन दल बदल रहे थे, राइट, वो अब हमें देखने को नहीं मिलती। आए दिन नहीं, आप क्लास 12th में पढ़ोगे दैट देयर वाज एन एमएलए फ्रॉम हरियाणा, गयालाल, जिन्होंने एक रात में 3 बार अपनी पार्टी को बदला था, राइट। सो इससे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है और पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है, तो ये हमें देखने को मिला है, काफ़ी कमी हमें इस चीज़ के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा अब जो पार्टी लीडरशिप है उनका हमें कंट्रोल देखने को मिलता है अपने मेंबर्स के ऊपर, अदरवाइज मेंबर्स उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, बट अब उनके सर पे लॉ है कि अगर हम कुछ भी ऐसा एक्शन लेंगे जो हमारी पार्टी के अगेंस्ट में जा रहा है, बार बार ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे, है ना, तो हमारे अगेंस्ट एक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करता है। थर्ड अगर हम देखते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ना, कि किस तरह, और इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इम्पार्शली जो भी डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन में यही है कि लेजिस्लेचर अगर हम देखते हैं तो ये सबसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, राइट। जैसे 545-43 के आसपास मेंबर्स हमारे लोकसभा में है, फिर सिमिलरली 200+ मेंबर्स हमारे पास राज्यसभा में है, जो डिफरेंट एरिया से आ रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट रिलीजन को रहे होते हैं, है ना, तो अलग अलग वो स्टेट को, अलग अलग वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना, तो बहुत ही डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे होते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो लेजिस्लेचर है वो एक बहुत ही हाई पोजीशन हमारी ऑक्यूपाई करके रखती है, एंड लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लेजिस्लेचर के पास ही है ना। हमने तो एमएलए एमपी को ही वोट किया है, या फिर हम अपने एमएलए को वोट करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, है ना। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे, वाइस प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे, हम इलेक्ट कर रहे हैं तो किसको? अपना, हमारा जो नेता है एक्चुअली में जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स है ना, लोकसभा के मेंबर्स है, राइट। सो यहां पे हमें कहीं ना कहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड हमने बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ा कि किस तरीके से लेजिस्लेचर कंट्रोल करके रखती है हमारी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के ऊपर, है ना। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, 1 सेकेंड दे दो मेरे को। ठीक है, पहला हमने चार्ट पेपर के थ्रू सारा वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कि कैसे क्या होता है, फिर हमने देख लिया कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, सिर्फ लॉ मेकिंग के अलावा भी बहुत सारे इनके काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि हमारे पास 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा को हमने डिटेल में पढ़ा, देन राज्यसभा को भी हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या क्या इनकी पावर होती है ना। उसके बाद हमने देख लिया कि क्या क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन इनका फर्स्ट फंक्शन है, इसके अलावा किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। फाइनेंशियल फंक्शन हमने देख लिया कि फाइनेंशियल बिल को लेकर के या फिर कोई भी बजट को लेकर के आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होता है। रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही होते हैं, ये हाईएस्ट फोरम है डिबेट का अगर हम कंट्री वाइज देखते हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन हमने देख लिया कि क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है वो हर रोज चेंज होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। इलेक्टोरल फंक्शंस को लेकर के हमने देख लिया कि काफी जो बड़ी पोजीशंस है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनको इलेक्ट करने में इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। इसके बाद हमने राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में एक्चुअली में एक लॉ बनता है, राइट, कैसे कैसे उसके प्रोसेस होते हैं, वो हमने फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब फिर हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ा कि किस तरीके से पार्लियामेंट एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है ना। तो जो पर्सनैलिटी कल्ट की एक प्रॉब्लम होती है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है, कहीं ना कहीं वो हमारा यहाँ से ब्रीच आउट हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कमिटीज़ को देखा है कि कैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, जो बिहाइंड द स्क्रीन्स काम कर रही होती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन किस तरीके से उनका हमारी डेली लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।